So related to NBFC and MFI, this is the second video. फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है एंड अगर आपने उस वीडियो को अभी तक गो थ्रू नहीं किया तो अभी के अभी हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो. दैट इज iibf.info/app के ऊपर अवेलेबल है एप्लीकेशन. लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वहां पर आपके लिए है एक फ्री कोर्स जिसमें AFM IEIFS के फ्री वीडियो क्वेश्चंस एंड PDF आपको मिलने वाले हैं. अभी के भी ज्वाइन कर लो. एप्लीकेशन के थ्रू लिंक अवेलेबल है और सभी लेटेस्ट क्लासेस भी वहां पर अपलोड होंगी. तो चलिए जल्दी से सेशन को करते हैं स्टार्ट. जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 11. इट सेज द जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप is another important model for providing microfinance, particularly to individuals who may not be part of formal SHG. The structure and purpose of JLG are designed for a specific type of financial engagement with the banks. Which statement best describes the concept of a JLG? JLG होता है जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप. एसएचजी के केस में 10 to 20 मेंबर्स होते हैं, मोस्टली विमेन होती हैं, राइट. बट जीएलजी का कंसेप्ट ऐसा नहीं होता है. सो एक इनफॉर्मल ग्रुप होता है जीएलजी जिसमें यूजुअली 4 से 10 इंडिविजुअल होते हैं जो लेट से बैंक लोन इकट्ठे लेने के लिए आए हैं. वो एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन को फॉर्म नहीं करते हैं. म्यूचुअल गारंटी के बेस के ऊपर जहां पर सभी मेंबर्स बेसिकली जॉइंटली लायबल रहेंगे रीपेमेंट के लिए, ये लोन उनको दिया जाता है. मेंबरशिप की बात करें तो टिपिकली 4 से 10 मेंबर्स होते हैं. इट कुड बी द फार्मर्स, शेयर क्रॉपर्स हो सकते हैं, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं. एंड फर्दर कोई इनफॉर्मल एसोसिएशन होती है, कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता है. पर्पस क्या होता है? किनको कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता है एग्रीकल्चर के लिए, अलाइड एक्टिविटीज के लिए, या फिर इनकम जनरेटिंग जो नॉन फार्म एक्टिविटीज हैं उनके लिए लोन दिया जा सकता है. सो बेसिकली जो पर्सन एसएचजी का पार्ट नहीं बन पाते एंड उनको लोन भी चाहिए तो उसको जेएलजी के थ्रू पूरा किया जा सकता है. सभी मेंबर्स म्यूचुअली गारंटी देते हैं लोन से रिलेटेड एक दूसरे की. एंड अगर कोई डिफॉल्ट करता है तो बाकियों के ऊपर ऑब्लिगेशन रहती है, लाइबिलिटी रहती है रीपे करने की. एंड इफ वी टॉक अबाउट द लिंकेज विद द बैंक, तो बैंक इंडिविजुअली मेंबर्स को या फिर ग्रुप के बेस के ऊपर ग्रुप को भी लोन पूरा दे सकते हैं. यानी कि जैसे मान लो 4 मेंबर्स है तो 4 मेंबर्स को इंडिविजुअली हर एक को लोन दे दिया या फिर चारों को इकट्ठा मिला करके एक लोन दे दिया. इस तरह से लेंडिंग जो है वो की जा सकती है. ये जीएलजी होता है, राइट. अभी ऑप्शंस को गो थ्रू करते हैं. लार्ज फॉर्मल ग्रुप, तो लार्ज फॉर्मल ग्रुप तो है ही नहीं है, तो ऑप्शन ए हो गया गलत. इनफॉर्मल ग्रुप 4 to 10 homogeneous individuals who come primarily to avail the loan from bank without needing to provide any collateral. Absolutely correct, बिल्कुल सही है. होमोजेनियस का मतलब होता है जो एक जैसे बैकग्राउंड से आता है, राइट. तो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 12. इट्स रिलेटेड टू एनबीएफसी. Following the amendments to RBI Act in 1997, the RBI, Reserve Bank of India, was granted comprehensive powers to regulate and supervise the NBFCs to safeguard the financial system. Among these powers is the ability to take decisive action against non-compliant or financially unstable NBFCs. Which of the following represents a direct power vested in the Reserve Bank of India to protect assets and the initiate closure? तो कहां पर ऐसी पावर दी गई है, कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में बताती है? डेट वी नीड टू टेल. देखो, पावर दी गई है रिलेटेड टू कि आप एनबीएफसी को डिपॉजिट लेने से मना कर सकते हो एंड एग्जिस्टिंग जो डिपॉजिट्स हैं उनको रीपे करने के लिए कह सकते हो एंड फॉर द वाइंड अप के लिए कह सकते हो. लाइक अगर कोई ऑब्लिगेशन नहीं मीटअप कर पाती एनबीएफसी, राइट. तो आरबीआई के एक्ट में हुई थी अमेंडमेंट 1997 में, जिसमें चैप्टर 3B को इंसर्ट किया गया. अब आरबीआई को एक सुपरवाइजरी एंड एनफोर्समेंट पावर दी गई थी. अब आरबीआई जो है वो प्रोहिबिट कर सकता है एनबीएफसी को कि फर्दर भाई कोई डिपॉजिट आपने नहीं लेना अगर वो किसी डायरेक्शन को वायलेट करता है. एंड फर्दर रीपेमेंट का भी हो सकता है. लाइक एनबीएफसी को कह दे कि आपने जो भी डिपॉजिट उनको रीपे करना है विद इन स्पेसिफिक पीरियड, या इवन वाइंड अप करने के लिए भी कह सकता है. एसेट प्रोटेक्शन मेजर्स भी ले सकता है. सो दीज आर द पावर्स विच आर अवेलेबल विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, right. So option A, it says the power to deregulate, the power to deregulate the credit matters, giving NBFCs complete operational freedom. देखो, आरबीआई ने डीरेगुलेट कर दिया, बहुत से क्रेडिट मैटर्स को डीरेगुलेट कर दिया है, लेकिन एनबीएफसी खुद से डीरेगुलेशन नहीं कर सकती है, उनको इतना फ्रीडम नहीं दिया गया है. ये एंडी डिफरेंट है, रेगुलेटरी पावर से डिफरेंट है, राइट. ऑपरेशंस रिलेटेड है. तो ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं है. इफ वी लुक एट द ऑप्शन बी, that says the power to prohibit NBFCs from alienating their assets and to file winding up the petitions against them. तो डेफिनेटली अमेंडमेंट के तहत आरबीआई को एम्पावर किया गया है कि कोई एनबीएफसी जो है वो एलिएनेट नहीं कर सकता है अपने एसेट्स को. एंड फर्दर टू फाइल द वाइंडिंग अप पिटीशंस अगेंस्ट द एनबीएफसी, वो फाइल कर सकता है आरबीआई चाहे
अगर उसको लगता है कि डिपॉजिटर से हित में नहीं है एंड फॉर द प्रॉपर जो एनबीएफसी है वो वायलेट कर रही है डायरेक्शंस को, तो डेफिनेटली आरबीआई जो है वो वाइंड अप की पिटीशन भी रख सकता है एनबीएफसी के अगेंस्ट, राइट? ऑप्शन सी, द अथॉरिटी टू मैंडेट दैट ऑल द एनबीएफसीज get their accounts audited exclusively by the Reserve Bank of India audited appointed auditors। देखो आरबीआई को empower किया गया कि वो डायरेक्शंस इशू कर सकते हैं एनबीएफसी को अपने खुद के ऑडिटर्स के लिए कि उनको रिप्लेस कर दे एंड अपॉइंट कर दे सभी ऑडिट्स को, राइट? बट इट्स related to another thing, right? And option D, it says the right to require the right to basically require all the NBFCs to maintain 100% of their assets in unburdened approved securities। तो रिक्वायरमेंट जो है रिलेटेड टू सर्टेन परसेंटेज जो है अप्रूव्ड सिक्योरिटीज की फॉर्म में मेंटेन करना है, राइट? वो स्पेसिफिकली अप्लाई होता है कौन सी एनबीएफसी के ऊपर? रिलेटेड टू डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। एंड 100% की रिक्वायरमेंट सभी एनबीएफसी के ऊपर नहीं होती है। तो ना तो ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास सी करेक्ट है, ना ही डी करेक्ट है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, राइट? कि आरबीआई जो है वो वाइंड अप के लिए पिटीशन दे सकता है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द next, question number 13 related to microfinance institutions. The RBI has established strict guidelines on non-coercive methods of recovery for NBFC MFIs to protect borrowers from harassment. These guidelines specify where and how loan recovery can take place, under what specific circumstances are field staff permitted to make recovery at borrower's residence or workplace, right? So ये कौन सी गाइडलाइंस हैं उनके बारे में बताना है कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसिस या स्पेसिफिक जो सर्कमस्टांसिस हैं जो फील्ड स्टाफ उनको परमिट किया गया कि वो रिकवरी कर सकते हैं बोरो के रेजिडेंस या फिर वर्क प्लेस के ऊपर, कौन से सर्कमस्टांसिस हैं उनके बारे में वी नीड टू टेल, राइट? ऑप्शन 8 सेज इमीडिएटली अपॉन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ मिस्ड पेमेंट टू एंश्योर प्रॉम्प्ट कलेक्शन। देखो ये कोर्सिव प्रैक्टिस होगी कि एकदम से आ जाओ। गाइडलाइंस बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस बताती हैं, इमीडिएट विजिट नहीं होता कि डिफॉल्ट जैसे हुआ कि आप इमीडिएट वहां पर एक्शन ले लो, ये चीज नहीं है, वो कोर्सिव हो जाएगा, राइट? एंड ऑप्शन बी सेज ओनली द बोरो फेल्स टू अपीयर एट द सेंट्रल डेजिग्नेटेड प्लेस फॉर रिकवरी आफ्टर बीइंग ड्यूली नोटिफाइड। यानी कि बार बार आपने नोटिफाई कर दिया फिर भी पर्सन नहीं आ रहा, अगर फिर दिक्कत आती है तो डेफिनेटली देन यू कैन बी विजिटिंग द रेजिडेंस और द वर्क प्लेस। फिर आप फील्ड स्टाफ जो है उसको अलाउ किया गया है कि वो रिकवरी के लिए रेजिडेंस के ऊपर या फिर वर्क प्लेस के ऊपर जा सकते हैं बोरो के, ओनली अगर बोरो जो है फेल हो जाता है डेजिग्नेटेड प्लेस के ऊपर नहीं आता। ठीक है जी? सो ऑप्शन बी जो है दैट इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यही चीज बार बार यहाँ पर है कि नॉर्मल प्रैक्टिस जो होती है कि कलेक्शन जो होगी वो सेंट्रल डेजिग्नेटेड प्लेस के थ्रू होगी। एसएचजी मीटिंग पॉइंट हो गया या फिर ब्रांच ऑफिस हो गया या कम्युनिटी सेंटर हो गया, लाइक। लेकिन अगर बोरोर जो है दो या उससे ज्यादा बार ग्रुप या सेंटर मीटिंग जो है उनको मिस कर देता है, तो उसके केस में जो फील्ड स्टाफ है वो उनके घर पर या फिर वर्क प्लेस पर जा सकता है रिकवरी के लिए, राइट? एंड जो कंडीशंस रहेंगी कि जो भी रिकवरी पर्सन है उसको कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ेगा, हरासमेंट नहीं कर सकते, कम्युनिकेशन रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए एंड प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन बतानी है, एंड जो विजिट होगी वो भी रीजनेबल आवर्स में होनी चाहिए। एंड फीमेल स्टाफ डेफिनेटली शुड अकम्पनिंग द मेल स्टाफ जब आप वुमेन बोरोर को मिलने जा रहे हो, तब ये चीज मैंडेटरी है, राइट? सो आंसर इज बेसिकली व्हाट? आंसर इज ऑप्शन बी। Now, let's move toward the next question. The scale-based regulation framework categorizes NBFC into different layers based on the size. ठीक है, तो different sizes and risk activities के ऊपर है। Base layer is intended for the NBFCs with lower perceived systemic risk, and which of the following NBFCs would typically be classified under the base layer of the SBR framework? तो कौन सी जो entities हैं वो बेस लेयर में आएंगी? अब स्केल बेस्ड क्या होती है? रेगुलेशन है, देयर इज स्केल बेस्ड रेगुलेशन जहां पर जो सिस्टमिक रिस्क है उसके बिहाफ पर करा जाता है। तो बेस लेयर की अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द बेस लेयर जिसको हम बीएल कह देते हैं, कवरेज क्या रहेगी? जो कोई भी आपके पास नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, लेट मी राइट ओवर हियर, व्हाटसोएवर द नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज आर देयर, जो भी नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज है जिनका एसेट साइज जो है दैट इज lesser than 1,000 crores, which is lesser than 1,000 CR, राइट? उनको शामिल किया जाता है बेस लेयर में, ठीक है? एंड इवन जो आपकी एनबीएफसी पी टू पी है, पीयर टू पीयर है, या फिर एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर है, राइट? ये बेसिकली अवेलेबल रहेंगे। एंड एनबीएफसी जो पब्लिक फंड्स को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं एंड जिनका कोई कस्टमर इंटरफेस नहीं है या फिर पर्टिकुलर नीश एरियाज में है,
वो इसमें पार्ट बनेंगे, राइट? अब इनको सबसे ज्यादा कम रेगुलेशंस रहती है इनके ऊपर। सेकंड जो रहता है दैट्स बेसिकली रिलेटेड टू एमएल। एमएल इज फॉर मिडल लेयर, यानी कि जितनी भी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, एनबीएफसी डी, यानी कि जितनी भी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, या फिर नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, ठीक है, उनके केस में अगर एसेट का साइज 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है तो वो भी मिडल लेयर में शामिल रहेंगी। अब इसमें एग्जांपल्स होती हैं जैसे कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज हैं, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड्स हैं, या फिर स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स हैं, एसपीडी जिनको हम कहते हैं, या कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, वो सब मिडल लेयर में आती हैं, राइट? फिर आती है बात अपर लेयर के बारे में जिसको हम यूएल कहते हैं, राइट? अब बेसिकली जो एनबीएफसी आइडेंटिफाई की जाएगी आरबीआई के द्वारा कि सिस्टमेटिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? एंड जो टॉप 10 आपकी एलिजिबल एनबीएफसी होंगी, सो आइडेंटिफाइड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर आरबीआई आइडेंटिफाई करता है तो वो रहेंगी यहां पर। या फिर जो टॉप 10 आपके पास एनबीएफसी हैं रैंक्ड अपॉन एसेट साइज, मान लो एसेट साइज के हिसाब से जो टॉप 10 आपके पास आती हैं वो बेसिकली आपके पास शामिल रहेंगी हमेशा अपर लेयर में, ठीक है? और फिर आती है लास्ट लेयर दैट इज अ टीएल, दैट इज अ टॉप लेयर, राइट? ये लेयर जो होती है आइडियली एम्प्टी ही रहती है। आरबीआई जो है वो अपर लेयर से किसी एक एनबीएफसी को टॉप लेयर में डाल सकता है जहां पर आरबीआई को लगता है कि भाई इसको तो बहुत ज्यादा सुपरविजन की जरूरत है और यहाँ पर तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल सिस्टमिक रिस्क है, तो वहां पर उसे टॉप लेयर में डाला जा सकता है, दैट इज इट, ठीक है? क्लियर है चीज? अच्छा, अब बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। सो क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग that which of the following NBFCs would typically be classified under the base layer of the SBR framework? बेस लेयर में कौन सी आएंगी? ऑल डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज। इफ वी टॉक अबाउट द डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज, ये तो आती हैं एमएल में, मिडल लेयर में, तो ये ऑप्शन ए तो हो गया गलत, राइट? एंड इफ वी टॉक अबाउट द ऑल डिपॉजिट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी विद एसेट साइज ऑफ 1200 करोड़, अगर 1200 करोड़ का तो भी गलत हो गया, बिकॉज देखो अगर आपके पास एसेट साइज 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है फिर भी मिडल लेयर में जाती है तो ये भी गलत हो गया, दिस इज आल्सो रिलेटेड टू मिडल लेयर, राइट? एनबीएफसी पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म, अगर पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म से रिलेटेड एनबीएफसी है वो डिफरेंटली बिलोंग करती है टू द बेस लेयर। जो बाकी एंटिटीज हैं लाइक जिनके बारे में हमने पढ़ा वो मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल बता दी है। इसके अलावा जो आपके पास अकाउंट एग्रीगेटेड टाइप है वो भी आपके पास बेस लेयर का पार्ट है। ऑप्शन डी कहता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। अब हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है वो भी मिडल लेयर का पार्ट है, सो ऑप्शन डी इज आल्सो नॉट करेक्ट, राइट? सो आंसर इज ऑप्शन सी। Now, let's move toward the 15th question. Under the SHG bank linkage program, banks can provide savings linked loan to the SHG. While there is a general guideline for the loan amount relative to savings, there is also flexibility for certain groups. What is the condition under which a bank may sanction a loan that goes beyond the standard limit of 4 times of the SHG saving, right? तो कौन सी कंडीशन है जहां पर 4 गुना जो आपने लोन देना होता है आप उसके बियॉन्ड जा सकते हो एंड 4 गुना से ज्यादा की जो लेंडिंग है वो आप कर सकते हो? व्हाट इज दैट पर्टिकुलर कंडीशन? व्हेन एसएचजी इज न्यूली फॉर्म्ड एंड शोज हाई पोटेंशियल ग्रोथ, तो इस केस में करते हैं क्या, फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है दैट्स बेसिकली फॉर द मैच्योर्ड एसएचजीज, वो इनके लिए नहीं होती, वो किस पर्पज के लिए होती है? जो मैच्योर्ड एसएचजी होती है ना उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी होती है, देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द सेम, राइट? एंड जो न्यूली फॉर्म्ड एनबीएफसी है उनके लिए नहीं है। ऑप्शन बी, द फ्लेक्सिबिलिटी इज ग्रांटेड ओनली व्हेन एनजीओ एक्ट एज फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फॉर द लोन। देखो डिस्क्रिशन जो होती है वो बैंक के ऊपर होती है जब आप सीधा बैंक की लोन दे रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफिक लिंकेज मॉडल के ऊपर नहीं होती है, राइट? तो एसएचजी की मैच्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट करेक्ट। ऑप्शन सी सेज व्हेन द बैंक एज इट्स ऑन डिस्क्रिशन कंसीडर एसएचजी टू बी अ मैच्योर्ड एसएचजी। अब गाइडलाइंस इशू की गई थी नाबार्ड के द्वारा जो स्पेसिफिकली कहती है कि इन केस अगर मैच्योर्ड एसएचजी जिसको काफी टाइम हो गया एंड मोर ओवर वो काफी टाइम से बैंक लोन ले भी रहे हैं एंड रीपे भी कर रहे हैं, तो लोन जो है वो बियॉन्ड द लिमिट 4 टाइम से भी ज्यादा दिए जा सकते हैं बैंक की डिस्क्रिशन के बेस के ऊपर। सो डेफिनेटली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी जो है दैट इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है जी? तो बेसिकली वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पंचसूत्र सिद्धांत तो फॉलो करने करने हैं। आप रिपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड चेक करोगे, जो बुक्स एंड अकाउंट्स हैं उनको चेक करोगे, रेगुलर मीटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, सेविंग्स हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या प्रोडक्टिव पर्पज में पैसा लगाया जा रहा है, ओवरऑल डेप्ट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी है ग्रुप की,
वो सब चीजें चेक करेंगे और अगर बैंक सेटिस्फाइड है तो डेफिनेटली बैंक ज्यादा लोन दे सकता है। Next question, it says, within the Reserve Bank of India's scale-based regulation framework, the middle layer includes NBFCs that have higher potential for systemic impact compared to those in the base layer. Certain types of NBFCs are placed in this layer regardless of their asset size due to the nature of their operations. Which of the following entities is always categorized in the middle layer, irrespective of the asset size? NBFC taking and non-deposit taking NBFC that does not have any customer interface. अगर non-deposit taking NBFC है और कोई customer interface नहीं है तो वो बेस लेयर का पार्ट बनेगी. That will be the component of base layer, right? मैंने आपको ऑलरेडी बताया ऊपर. एंड एनबीएफसी पीयर टू पीयर लैंडिंग भी आपके पास किस में आती है? दिस इज रिलेटेड टू बेस लेयर. अकाउंट एग्रीगेटर टाइप है एंड फर्दर पीयर टू पीयर है, P2P बेसिस है, वो बेस आपके पास बेस लेयर में आती है. अगर हम एसपीडी की बात करते हैं, लाइक इफ वी टॉक अबाउट द एसपीडी, ठीक है, यानी कि स्टैंड अलोन जो प्राइमरी डीलर है, वो कौन सी आपकी कैटेगरी में आएंगे? दोज विल बी अंडर द मिडल लेयर, वो मिडल लेयर में आते हैं. सो ऑप्शन सी इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर. ठीक है, बिकॉज इनका क्रिटिकल रोल रहता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी से लेकर के मार्केट वारंट्स को लेकर के प्लेसमेंट को लेकर के, तो डेफिनेटली दे प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल एंड डेफिनेटली इनका सिस्टमिक रिस्क हो सकता है. नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, फिर कहता है नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी विद एसेट साइज ऑफ 500 करोड़. अगर एसेट साइज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000 करोड़ होता फिर मिडल ईयर में आती, या फिर डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी रिस्पेक्टिव ऑफ द एसेट साइज, वो आती है आपके पास किसमें? मिडल लेयर में, नॉट दिस वन. सो ऑप्शन डी इज आल्सो नॉट करेक्ट, राइट? चलिए अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर. Reserve Bank of India's 2022 framework for microfinance loans introduced a critical measure to prevent the household over the indebtedness by capping the repayment obligation. अब ये लिमिट लगाई गई थी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, डेप्ट टू इनकम लिमिट लगाई गई है. डेप्ट टू इनकम की लिमिट लगाई गई कि अगर डेप्ट आपका मान लो लेट से आपकी मंथली जो इनकम है वो है 22,000 रुपए की, राइट? और आपने कोई एमएफआई का लोन लिया हुआ पहले जिसकी इंस्टॉलमेंट आपकी 5,000 रुपए की जा रही है. अब 22,000 का हाफ कितना होता है? डेट इज 11,000. तो मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट आपकी 11,000 हो सकती है, यानी कि जो नया लोन दिया जाएगा उसकी इंस्टॉलमेंट मैक्सिमम 6,000 की तय की जा सकती है, उसके हिसाब से लेंडिंग की जाएगी, नॉट मोर देन दैट. ये क्राइटेरिया है, दिस इज द क्राइटेरिया, राइट? इसी तरह से कैप किया गया. अब हाउस होल्ड की इनकम रूरल में अर्बन में कितनी मैक्सिमम फिक्स कर दी? दैट इज फिक्स टू बी 3 लाख रुपीज. हाउस होल्ड इनकम आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं सिंगल पर्सन की इनकम की बात नहीं कर रहा हूं. सो हमें कैप चेक करना पड़ेगा 50%, यानी कि टोटल जो ईएमआई ऑब्लिगेशन है, चाहे वो एग्जिस्टिंग है चाहे प्रपोज्ड है, मैक्सिमम 50% आप ईएमआई में कट कर सकते हो. 50% शुड बी टेक होम सैलरी, टेक होम आपका अमाउंट इतना होना चाहिए. एंड ये सभी तरह के लोन्स के ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे कोई रिटेल लोन है चाहे माइक्रो फाइनेंस लोन है, सभी के ऊपर ये एप्लीकेबल रहने वाला है, राइट? सो ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन वन इट सेज द टोटल monthly loan repayments are capped to 50% of the household gross income considering only the new loans being applied for. No, न्यू लोन का नहीं, एग्जिस्टिंग एंड सभी का देखते हैं. ऑप्शन बी सेज द टोटल मंथली रिपेमेंट्स मस्ट नॉट एक्सीड 50% ऑफ द हाउसहोल्ड्स नेट मंथली इनकम आफ्टर डिडक्टिंग एग्जिस्टिंग एक्सपेंसेस. एग्जिस्टिंग एक्सपेंसेस को नहीं देखते, नए का भी देखते हैं साथ में, राइट? ऑप्शन सी द लिमिट इज सेट एट मैक्सिमम ऑफ 50% ऑफ मंथली household income and the calculation must include the repayment obligations for all outstanding loans of the household. जितने भी हाउसहोल्ड के लोन हैं सभी को कंसिडर करेंगे. सो डेफिनेटली ऑप्शन जो सी है दैट इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. It says while the Reserve Bank of India is a primary regulator of for many NBFCs, a variety of other financial entities that may perform non-banking financial activities are supervised by different regulators. वो different regulators के द्वारा उनको supervise किया जाता है, right? Specialized regulators जो होते हैं. Which of the following correctly pairs the financial institutions with its designated regulator as per the provided document, right? तो कौन कौन से हैं? देखो, इफ वी टॉक अबाउट द इंश्योरेंस कंपनीज, फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट द इंश्योरेंस कंपनीज तो उनको आईआरडीआई बेसिकली रेगुलेट करती है. लेट मी राइट ओवर हियर. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंश्योरेंस कंपनीज, अगर इंश्योरेंस की बात करते हैं तो उन कंपनीज को आईआरडीएआई करेगा. इफ वी टॉक अबाउट द एचएफसी दैट इज हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, उनके केस में एनएचबी है. क्या है? एनएचबी है. पहले एनएचबी होता था लेकिन 2019 में कहां पे कर दिया? 2019 में ये काम का चला गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही, ध्यान रखेंगे.
इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है, या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है, या ब्रोकर्स के साथ रिलेटेड है, तो उनका रेगुलेटर कौन है? सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, राइट। एंड अगर हम बात करते हैं निधि कंपनी के बारे में, जो आपस में ही बेसिकली लोन वाला देती हैं, उनको रेगुलेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए करती है। अगर हम चिट फंड्स की बात करें कि चिट फंड्स जो एनबीएफसीज हैं उनको कौन रेगुलेट करेगा? जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, एज पर द चिट फंड एक्ट, स्टेट गवर्नमेंट्स उनको बेसिकली रेगुलेट करती हैं। अगर कॉपरेटिव बैंक की बात करें तो उसमें आरबीआई प्लस जो स्टेट रजिस्ट्रार होगा वो दोनों करते हैं। पेंशन फंड से रिलेटेड अगर कोई, तो वहां पर पीएफआरडीए है, राइट। तो दैट इज द डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज जो रेगुलेट करती हैं। So housing finance companies being regulated by the Ministry of Corporate Affairs? No, wrong. Chit fund companies are regulated by? No, this is by MCA. ये होती है अब आरबीआई के द्वारा ही होती हैं। वेंचर कैपिटल फंड्स, मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज आर बीइंग रेगुलेटेड बाय whom? These are being regulated by the SEBI. देखो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आ गया तो सेबी करेगी। निधि कंपनीज को कौन कर रहा है? निधि कंपनीज को एमसीए करेगा। निधि कंपनीज को कौन रेगुलेट कर रहा है? चिट फंड्स को तो स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, ये तो कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट्स, नॉट बाय द एमसीए, ये स्टेट गवर्नमेंट्स कर रही हैं। और निधि कंपनीज को करता है एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, राइट। ये भी गलत हो गया यार। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19। Microfinance institutions can be structured in different ways based on their primary objective, which broadly classifies them into for-profit या फिर not-for-profit entities. Based on their legal registration and the regulatory oversight, which of the following would be classified as for-profit MFI? तो for-profit MFI किन्हें classify किया जा सकता है? That we need to tell. A trust established and registered under the Indian Trust Act. देखो ट्रस्ट जो सेटअप किए जाते हैं ना इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर, वो नॉट फॉर प्रॉफिट बेसिस पर होते हैं। दोज आर बेसिकली नॉट फॉर प्रॉफिट, तो वो तो इसके कैटेगरी में नहीं है। ऑप्शन बी, अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट एंड रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो फॉर प्रॉफिट एमएफआई होती है, जैसे एनबीएफसी होगी जिसको रजिस्टर किया गया कंपनीज एक्ट के तहत एंड जिसको रेगुलेट किया जा रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, वो फॉर प्रॉफिट बेसिस के लिए होती है। सो दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर कोई सोसाइटी रजिस्टर्ड है वो भी फॉर प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट होती है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी अगर स्टैब्लिश करी है तो डेफिनेटली वो नॉट फॉर प्रॉफिट ही है, राइट। सो आंसर जो रहेगा दैट इज बेसिकली ऑप्शन बी, राइट। तो जो भी आपकी रजिस्टर्ड एज एनबीएफसी या फिर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है लैंडिंग का है माइक्रो फाइनेंस पर्पस के लिए, लेकिन वो प्रॉफिट अर्न कर सकती है एंड रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो फॉर प्रॉफिट एमएफआई होती हैं। एंड अगर किसी एनबीएफसी को सेटअप किया जाता है एज सोसाइटीज या फिर एज ट्रस्ट, ठीक है, तो पर उस केस में वो नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस के लिए होती है, राइट। क्वेश्चन नंबर 20th। द कैलकुलेशन ऑफ एनबीएफसीज नेट ऑन फंड्स इज क्रिटिकल स्टेप involving making specific deductions from the own funds. Imagine an NBFC has calculated its own funds and now needs to determine its net on funds. Which of the following items must be deducted? तो इसमें ये बोला गया है कि ओन फंड्स आपके पास है, लेकिन अब आपने निकालने नेट ऑन फंड्स, तो उसमें से कौन से आइटम्स हैं जिनको आप डिडक्ट करोगे, राइट। तो जो कोई भी इन्वेस्टमेंट की जाती है लेट्स से सब्सिडरीज में या फिर कहीं पर, उसको सब्ट्रैक्ट करना होता है पहली बात। So we are having the owned funds and we are to calculate the net owned funds, right? तो owned funds में जो कोई भी इन्वेस्टमेंट की जा रही है, सब्सिडरीज में की जा रही है, कंपनीज में की जा रही है, उनको डिडक्ट करेंगे। या फिर जो बुक वैल्यू है डिवेंचर्स की, जो बुक वैल्यू है डिवेंचर्स की, बॉन्ड्स की, लोन्स की बुक वैल्यू है, उसे सेपरेट करेंगे। या जो भी आउटस्टैंडिंग लोन्स एडवांसेस हैं सब्सिडरीज को जो दिए हैं, लोन्स एडवांसेस टू सब्सिडरीज, एक ही ग्रुप के अंदर पैसा घूम रहा है उसे, वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। तो वो आपके बन जाएंगे नेट ऑन फंड्स। सो लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शंस हियर। ऑप्शन ए इट सेज द बुक वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स इशूड बाय द गवर्नमेंट। देखो जो गवर्नमेंट ने इशू करे उनमें थोड़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज नॉट टू बी डिडक्ट। इन्वेस्टमेंट अगर की है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, वो जनरली लिक्विड कंसीडर, उसको डिडक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है।
इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय द एनबीएफसी इन द शेयर्स ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनीज। देखो डेफिनेटली जो एनबीएफसी ने इन्वेस्टमेंट करी है अपनी सब्सिडरीज में एज बॉन्ड्स, वेंचर्स, लोन्स, डिपॉजिट एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सभी को करना होता है डिडक्ट। सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, वही पर ऑप्शन सी की बात करें, रिजर्व्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग फ्री, इनको थोड़ा करना होता है, एंड पेड अप इक्विटी कैपिटल, इसको भी करने की जरूरत नहीं है। सो इट्स ऑप्शन बी ओनली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएफआई से रिलेटेड, द इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया इज मार्क्ड इन डिफरेंट फेजेस। That is actually marked in the different phases, different distinct phases, each characterized by specific policy initiatives and institutional developments. Which of the following correctly associates a key development with its corresponding phase, demonstrating a clear understanding of the timeline? First phase, the formal launch of the SHG bank linkage program. Second phase, the inclusion of financing SHG as a mainstream activity. Third phase, the establishment of Agriculture Credit Department by the Reserve Bank of India. Fourth phase, the introduction of the IRDP by the government. देखो, जो ऑप्शन ए है एसएचजी बैंक लिंकेज जो है वो 1992 में आया था। ठीक है, एसएचजी बैंक लिंकेज वाज इन 1992, बैंक लिंकेज, और ये था थर्ड फेज, दिस वाज अ थर्ड फेज, तो ये तो हो गया इनकरेक्ट। ऑप्शन बी इट सेज सेकंड फेज है इंक्लूजन ऑफ फाइनेंसिंग एसएचजी एज अ मेन स्ट्रीम एक्टिविटी। सो दैट वाज बेसिकली, अगर आप एसएचजी को फाइनेंसिंग को मेन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में शामिल कर रहे हो तो वो भी आपके पास थर्ड फेज में था, दैट वाज आल्सो अंडर द थर्ड फेज। ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी इट सेज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट। जो एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट था वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेट किया था, लेकिन दैट वाज इन द प्री इंडिपेंडेंस ईरा, जो कि फर्स्ट फेज था, दैट वाज नॉट द सेकंड थर्ड फेज, दैट वाज द फर्स्ट फेज, राइट, प्री इंडिपेंडेंस ईरा में था। सो दैट्स रॉन्ग। ऑप्शन डी इट सेज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द आईआरडीपी, यानी कि इंट्रोड्यूस किया था आईआरडीपी को, तो आर बेसिकली गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को, वो इनिशिएट किया था 1981 में, राइट, तो जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं विद इन द सेकंड फेज, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है, काइंडली कंफर्म, ये सब पार्ट क्लियर हो गए आपको? ओके, सो आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, an NBFC seeking to operate as an NBFC factor must meet specific criteria related to its asset composition and its income resources to ensure its principal business is genuinely factoring. Which of the following conditions must be met for non-deposit taking NBFC to be classified as NBFC factor? तो क्या कंडीशंस मीटअप करनी जरूरी हैं कि एनबीएफसी फैक्टर की तरफ से जाना जाए? व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द सेम? सो मैंडेटरी कंडीशन क्या है? सबसे पहले तो एसेट कंपोजिशन की है फैक्टरिंग के लिए, दैट्स रिलेटेड टू द एसेट कंपोजिशन। अगर फैक्टर बनाना तो कम से कम 50% जो उसके नेट ऑफ द एसेट्स हैं, 50% ऑफ नेट एसेट्स, देखो सारे के सारे एसेट नहीं, ग्रॉस एसेट नहीं, 50% ऑफ द नेट एसेट्स, दोज मस्ट बी बिलोंगिंग टू द फैक्टरिंग, ये फैक्टरिंग से रिलेटेड ही होना चाहिए, मस्ट बी इन फैक्टरिंग एसेट्स, राइट। फैक्टरिंग एसेट का मतलब क्या होता है कि जो रिसीवेबल्स आपको मिलने हैं फैक्टरिंग बिजनेस से वो हो गए, राइट, एंड 50% जो उसकी ग्रॉस इनकम होनी चाहिए वो फैक्टरिंग बिजनेस होनी चाहिए। सेकंड जो क्राइटेरिया है वो है ग्रॉस इनकम क्राइटेरिया, 50% जो होगी ग्रॉस इनकम, नॉट नेट इनकम, ये फैक्टरिंग बिजनेस होनी चाहिए, दैट मस्ट बी कमिंग फ्रॉम द फैक्टरिंग बिजनेस, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, वो फैक्टरिंग बिजनेस होनी चाहिए, राइट। एंड इसके अलावा इनको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है जिसको हम सीओआर कहते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चाहिए, एंड नेट ऑन फंड जो है वो कम से कम 5 करोड़ के चाहिए, नेट ऑन फंड्स मिनिमम 5 करोड़, राइट। एंड इसे आरबीआई की जो गाइडलाइंस है ना, नॉर्म्स हैं जो एनबीएफसी फैक्टर को लेकर के, वो भी मानने पड़ते हैं, लाइक कैपिटल एडिक्वेसी, प्रोविजनिंग नॉर्म्स, एक्सपोजर नॉर्म्स, उनको भी मानना पड़ता है। तो ये गाइडलाइंस है। तुम क्या क्या चीजें थी? सबसे पहली है एसेट कंपोजिशन, 50% एसेट फैक्टरिंग को, ग्रॉस इनकम 50% ग्रॉस इनकम फैक्टरिंग से,
और ये एसेट साइज जो था ये नेट एसेट से रिलेटेड था, ठीक है। और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा, और साथ में नेट ऑन फंड्स मिनिमम आपके चाहिए 5 करोड़ के, मिनिमम नेट ऑन फंड चाहिए। अब स्टेटमेंट देखते हैं। एटलीस्ट 75% ऑफ इट्स टोटल एसेट्स मस्ट बी इन फैक्टरिंग बिजनेस, ऐसा कुछ है क्या? नो, दैट्स नॉट करेक्ट। एटलीस्ट 75% का है ही नहीं है। मिनिमम 50% ऑफ इट्स फाइनेंशियल एसेट्स मस्ट बी इन फैक्टरिंग बिजनेस, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही है। मिनिमम 50% होना चाहिए। एंड इनकम फ्रॉम द मस्ट कंक्लूड एटलीस्ट 50% फ्रॉम इट्स ग्रॉस इनकम, एब्सोल्युटली करेक्ट। और साथ में एक नेट ऑन फंड्स का भी याद रख लो, 5 करोड़ पे चाहिए। कंपनीज नेट ऑन फंड मस्ट बी एटलीस्ट 5 करोड़ एंड इट्स इनकम फ्रॉम द फैक्टरी मस्ट बी सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द इनकम, ऐसा कुछ नहीं है। सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम ऐसा तो नहीं है, 50% का क्लोज है, राइट। सो नेट ऑन फंड्स की रिक्वायरमेंट तो बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन वाइल एनबीएफसी की नेट ऑन फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन होती है, एसेट के ऊपर करती है, डिपेंड करती है, अकेले एनएफ के ऊपर नहीं करती है। एंड डेफिनेटली आपके पास सिंगल लार्जेस्ट इनकम सोर्स तो होना चाहिए 50%, तभी है, राइट। सो वी कैन से कि ऑप्शन बी, सी भी यहां पर करेक्ट है। ऑप्शन सी इज आल्सो करेक्ट। लेकिन मेजर यहां पर ये नहीं है, मेजर रिक्वायरमेंट एनएफ नहीं है। मेजर रिक्वायरमेंट इज नॉट एनओएफ, मेजर रिक्वायरमेंट जो एसेट क्लासिफिकेशन एंड ग्रॉस इनकम से रिलेटेड है। सो आंसर इज ऑप्शन बी। अदरवाइज दिस इज आल्सो करेक्ट, ये गलत नहीं है। ऑप्शन सी यहां पर गलत नहीं है एज इट इज, लेकिन वो मेजर रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। सो दैट विल बी द ऑप्शन बी विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, द एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम्स मॉडल 3 establishes a distinct operational flow where NGO plays a central role as a financial intermediary, differing significantly from the other models. Which statement most accurately describes the mechanism of this specific model? तीनों मॉडल के बारे में I told you in the first part कि तीनों मॉडल्स में क्या क्या काम होता है। पहले में कोई इंटरमीडियरी नहीं, दूसरे में आपके पास एनजीओ के थ्रू हो रहा है, लेकिन एनजीओ जो है वो सिर्फ प्रमोट कर रही है, ऐसे फंड्स नहीं जा रहे। थर्ड में क्या हो रहा है कि बैंक डायरेक्टली लेंड कर रहा है एनजीओ को, फंड जा रहे हैं एनजीओ के पास ही, और एनजीओ फिर ऑन लेंड करेगा इस फंड को एसएचजी के पास। दैट वाज द मॉडल, ठीक है जी। मैं यहां पर फिर से बता देता हूं आपको। लेट मी राइट M1, M2 एंड M3। M1 के केस में तो बैंक है, और बैंक सीधा फंड दे रहा है एसएचजी को, बस हो गया काम। सेकंड केस में बैंक जो है वो फंड दे रहा है एसएचजी को, लेकिन एसएचजी को प्रमोट एंड मॉनिटर करने का काम कर रही है एनजीओ, राइट। नो फंड्स विद एनजीओ, कोई फंड्स एनजीओ के पास नहीं है। थर्ड में क्या है कि बैंक फंड्स देगा एनजीओ को, और एनजीओ फर्दर फंड्स देगी एसएचजी को। तो ये थर्ड मॉडल है, राइट। तो एनजीओ जो है वो एज बोरोर काम करेगी, एनजीओ इटसेल्फ टेक द लोन फ्रॉम द बैंक, एंड वो क्रेडिट रिस्क लेगी लेंडिंग का एसएचजी के लिए। कैपेसिटी बिल्डिंग क्रेडिट जो है वो सारी फैसिलिटीज कौन प्रोवाइड करेगा? वो ट्रेनिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, सब कुछ एनजीओ प्रोवाइड करेगा। एंड ये रीजन क्या है, ये ज्यादा यूजफुल वहां पर है मॉडल जहां पर आपका एसएचजी अभी रेडी नहीं है डायरेक्ट बैंक लिंकेज के लिए, राइट। या फिर एनजीओ को उस रिमोट एरिया की ज्यादा डीप नॉलेज है, वहां पर ये काम आएगा। तो आंसर देखते हैं क्या रहेगा। NGO promotes SHG and introduces it to the bank, but bank finances directly. No, that's model 2. ये M2 है. And NABARD directly provides funds to the NGOs when then on lends to the SHG with the bank's role lending pure supervisory. देखो, according to the fund, जो fund flow है वो बैंक से NGO हो जाता है, not from the NABARD to NGO, right? तो ऑप्शन बी हो गया गलत। The bank lends funds bulk amount to the NGO, and NGO then uses these funds to provide smaller loans to the SHG is absolutely correct. यही तो है मॉडल 3। This is model 3. The SHG bank and NGO enter into tripartite agreement. क्या कोई tripartite agreement होता है? ये बेसिकली फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन है, ठीक है। नॉट जस्ट गारंटिंग द लोन, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहेगी वो शिफ्ट हो जाएगी फ्रॉम बैंक टू एनजीओ। सो दैट्स आल्सो नॉट करेक्ट। M3 से रिलेटेड करेक्ट नहीं है, ठीक है जी। क्लियर हो गई ये वाले क्वेश्चन। चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24, the scale based regulation framework includes an upper layer for the NBFCs that warrants enhanced regulatory scrutiny due to their prudential systemic risk. How is NBFC's placement into upper layer determined by the Reserve Bank of India? upper layer में कौन जाते हैं? जो आपके पास टॉप 10 है एसेट साइज के हिसाब से, वो आपके जाएंगे अपर लेयर में, राइट। एंड फर्दर दूसरा होता है डिस्क्रिशनरी इंक्लूजन,
जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी एनबीएफसी को शामिल करना चाहता है, जहां पर लगता है कि ये बहुत ज्यादा बड़ा साइज है, कम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, लेवरेज बहुत ज्यादा है, इंटरकनेक्टेडनेस बहुत ज्यादा है, रिस्क प्रोफाइल बहुत ज्यादा है, वहां पर कर सकते हो। या फिर आपके क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव पैरामीटर्स होते हैं, राइट। यानी कि आपके पास दो अप्रोचेज हैं, टू रूट्स हैं इंक्लूजन के, राइट। एंड फर्दर स्कोरिंग मेथोडोलॉजी आपको देखनी पड़ेगी, एंड रिव्यू साइकिल होता है। यानी कि आरबीआई जो है वो अपर लेयर को रिव्यू करती है एनुअली। अगर एक एनबीएफसी को प्लेस कर दिया गया अपर लेयर में, तो एनबीएफसी कम से कम वहां पर 5 साल के लिए रहेगी। अगर इवन उसका जो पैरामीट्रिक अप्रोच से देखें, स्कोर उसका नीचे भी आ जाता है ना, अनटिल और अनलेस आरबीआई डिसाइड्स, तो कम से कम 5 साल के लिए अपर लेयर में रहेगी वो एनबीएफसी, राइट। सो दैट इज द केस। एनी एनबीएफसी विद एक्सीड द एसेट साइज एसेट नहीं टॉप 10 है। It is populated by NBFC that are specifically identified by the Reserve Bank of India based on the specific parameters. Regardless of these parameters, the top 10 eligible NBFCs by asset size are always included. Absolutely correct. Absolutely correct. ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है that is the right answer. Question number 25. The FPC, that is Fair Practice Code, mandated by the Reserve Bank of India for microfinance institution, is designed to ensure ethical and transparent conduct with borrowers. To achieve this, the FPC must be easily accessible to all clients. What are the specific requirements for displaying this code? तो क्या requirements है so as to display this code? That we need to answer. डेट वी नीड टू आंसर। सो डिस्प्ले रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं उनके बारे में बताना है कि प्रोमिनेंट डिस्प्ले होना चाहिए ब्रांचेस के ऊपर, ऑफिस में जो भी आपके फेयर प्रैक्टिस कोड्स है वो डिस्प्ले होना चाहिए। एंड एक ऐसी लोकेशन पर होनी चाहिए जहां पर सभी बोरोज को विजिबल हो। एंड लैंग्वेज एक्सेसिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। यानी कि एफपीसी जो है वो उस लैंग्वेज में लिखे जाए, रीजनल लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में, जो लोकल कस्टमर को समझ में है। एंड फर्दर, अगर रीजनल लैंग्वेज है तो वहां पर ब्रांचेस में ऑपरेशनल होना चाहिए कि अगर कोई अलग से लैंग्वेज है अवेलेबल तो बता पाए कोई पर्सन। एंड वेबसाइट में पब्लिकेट करना बहुत जरूरी है। एंड फर्दर, जब भी कोई लोन देते हो तो उसके केस में बोरोर्स को एक फैक्ट शीट जो होती है ना, वो देनी बहुत जरूरी है। एग्रीमेंट देना, सैंक्शन लेटर देना, सो डेट उनको पता होना चाहिए उनके क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है। सो एफपीसी मस्ट बी प्रोवाइडेड इन राइटिंग टू ईच बोरोअर, कि हर एक बोरोअर को राइटिंग में दे दो अपॉन द सैंक्शनिंग ऑफ देयर लोन। ये तो पॉसिबल नहीं है, बोरोअर को इन्फॉर्म करना जरूरी है, ठीक है। पब्लिक एंड कंटिन्यूस बेसिस पर होना चाहिए। कोड मस्ट बी एक्सेसिबल टू पोटेंशियल एंड एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स ऑल द टाइम, राइट। ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। FPC must be read aloud to the new borrowers during their initial orientation meeting. ऐसा भी कुछ नहीं है। देखो, रीडिंग अलाउड कैन बी डन एंड इट्स अ गुड प्रैक्टिस, लेकिन फॉर्मल रिक्वायरमेंट क्या है कि फिजिकल एंड डिजिटल डिस्प्ले होना चाहिए। ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट। FPC must be prominently displayed in all the regulated entities office and must be available in the official website. Absolutely correct. किसी भी ऐसी जगह पर जहां पर इजीली विजिबल है कस्टमर्स को, वहां पर, और साथ के साथ ऐसी जगह पर जहां पर आसानी से पढ़ सकते हैं वहां पर अवेलेबल होना चाहिए। सो दैट विल बी ऑल रिलेटेड टू दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो जल्दी से इस एप्लीकेशन को कर लीजिए डाउनलोड, जहां पर JAIIB का क्वेश्चन पैक मिल रहा है, वीडियो क्वेश्चन पैक मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी के अभी डाउनलोड कीजिएगा एप्लीकेशन, एंड सिंपली यहाँ पर आपने करना है साइन अप एंड स्टार्ट पेइंग फॉर द सेम। So that will be all. Thank you so much and see you again in the next video. Happy learning.